हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह और इसमें हमारा चैप्टर 5 चल रहा है। तो इसमें हम इन्वेस्टमेंट मॉडल्स कर रहे थे। तो इन्वेस्टमेंट मॉडल्स में आज हम करेंगे फेज़ 4। जो फेज़ 4 है इसका टाइम पीरियड है 1991 के बाद का। अभी तक हमने करे हैं 1950 से लेकर 1990 तक के इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, और आज हम करेंगे 1991 के बाद वाले मॉडल्स। क्योंकि जो 1990 के बाद जो फेज़ 4 आया था ये बिल्कुल ही चेंज था। जो पहले वाले मॉडल्स थे उसमें पब्लिक सेक्टर का जो बोलबाला ज़्यादा था, और अब यहाँ पे आ रहा है प्राइवेट सेक्टर। 91 के बाद प्राइवेट सेक्टर की एंट्री हुई थी। अब हुआ क्या था, 1990 के बाद जो हमारा इंडिया था, हमारे इंडिया के पास बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गए थे। हमारे पास फॉरेन रिजर्व जो था वो बिल्कुल ही खत्म हो गया था। फॉरेन रिजर्व्स हमें क्यों चाहिए होता है, हमें बाहर से तेल वगैरह मंगवाना होता है तो उसकी जो पेमेंट करनी होती है वो फॉरेन करेंसी में करनी होती है। इंडियन रुपीस में वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे उस टाइम पे। अब वो क्या बोल रहे थे कि इंडियन रुपीस की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, इंडियन रुपीस तो बहुत गिर चुका था उस टाइम पे। तो इसीलिए वो क्या चाहते थे, वो कहते थे कि हमें हमारी पेमेंट चाहिए यूएस डॉलर में, और इंडिया के पास डॉलर बिल्कुल खत्म हो चुका था। तो इसीलिए अब उस टाइम पे इंडिया के पास कोई रास्ता था ही नहीं। तो इंडिया पहुंचा आईएमएफ के पास। आईएमएफ से फाइनेंशियल हेल्प मांगी। आईएमएफ को बोला कि भाई हमें कुछ डॉलर्स दे दो, हमें अपने खर्चे चलाने हैं। तो आईएमएफ ने पैसा देने से पहले इंडिया के सामने कुछ कंडीशंस रख दी। इंडिया वालों को बोला कि हमारी कुछ कंडीशंस है, अगर आप अपनी हमारी कंडीशंस मान लोगे तो हम आपको पैसा दे देंगे। अब इंडिया के पास और कोई चारा ही नहीं था, इंडिया को आईएमएफ की कंडीशंस माननी ही पड़नी थी। तो आईएमएफ की कंडीशंस को एक्सेप्ट करते हुए जो इंडिया था, इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को फिर रीस्ट्रक्चर करा। 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आया इंडिया, जिसको बोलते हैं एलपीजी रिफॉर्म्स। अब इन रिफॉर्म्स में इंडिया ने क्या किया, अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया। क्योंकि आईएमएफ की कंडीशन ही ये थी। आईएमएफ ने बोला था कि आपको अपनी इकोनॉमी को ओपन करना पड़ेगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, तभी हम आपको आगे आपकी फाइनेंशियल हेल्प करेंगे। तो फिर जब रिफॉर्म इरा आया तो उस टाइम पे इंडिया में प्राइवेट सेक्टर जो था उसने एंट्री मारी। डोमेस्टिक प्राइवेट सेक्टर भी और फॉरेन प्राइवेट सेक्टर भी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इंडिया में आनी फिर जो थी अलाउ कर दी थी। पहले भी थी लेकिन पहले बहुत सारी कंडीशंस थी फॉरेन इन्वेस्टमेंट में। लास्ट जो हमने फेज 3 करी थी तो फेज 3 में हमने देखा था कि इंडिया ने बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी कि 26% तक फॉरेन वाले जो है वो इन्वेस्ट कर सकती है फॉरेन कंपनी, और उस पर भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी। लेकिन अब यहाँ पे वो सारी कंडीशंस हटा दी गई और यहाँ पे उनको सीधा अलाउ कर दिया गया कि हाँ ठीक है, अब फॉरेन जो कंपनी है वो डायरेक्टली आकर इंडिया में इन्वेस्ट कर सकती है। अब जो सेक्टर्स गवर्नमेंट की मोनोपोली में थे, जिन सेक्टर्स पे गवर्नमेंट की मोनोपोली थी, अब वो सेक्टर्स भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन कर दिए गए, सिर्फ 3 सेक्टर्स को छोड़कर। इनिशियली जो न्यूक्लियर रिसर्च, न्यूक्लियर पावर और रेलवे, ये जो 3 सेक्टर्स थे, इन 3 सेक्टर्स को छोड़कर बाकी के सारे सेक्टर्स गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिए थे कि बाकी सारे सेक्टर्स में प्राइवेट आकर इन्वेस्ट कर सकता है। अब धीरे धीरे फिर जैसे जैसे टाइम बीता तो न्यूक्लियर पावर और रेलवे, ये 2 सेक्टर्स भी गवर्नमेंट ने प्राइवेट के लिए ओपन कर दिए थे। स्टार्टिंग में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ करी थी गवर्नमेंट ने, वो करी थी 26 से लेकर 100% तक, कि 26 से लेकर 100% तक जो फॉरेन कंपनी है वो आकर इंडिया में इन्वेस्ट कर सकती है। पहले क्या था, पहले अप टू 26% तक ही था कि फॉरेन कंपनी अगर इन्वेस्ट करेगी तो 26% से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकती, और वो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ ही इन्वेस्ट कर सकती है। लेकिन अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि कोई भी फॉरेन कंपनी इंडिया में आकर 26 से लेकर 100% तक अपना इन्वेस्ट कर सकती है। तो ये वाला जो इन्वेस्टमेंट मॉडल है 1990 के बाद वाला, तो इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर था ना, ये अब गवर्नमेंट लेड से होकर प्राइवेट लेड हो गया था। पहले तो गवर्नमेंट सेक्टर के अंडर ही आ रहा था ना, सरकारी इस पे कंट्रोल कर रही थी, लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर ने भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। तो फिर बाद में गवर्नमेंट एक और आइडिया लेकर आई जिसका नाम था पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसको PPP मॉडल भी बोलते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू अब गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया था कि इंडिया में कोई भी प्राइवेट कंपनी जो है वो आकर पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्ट
कर सकती है। अब ये वाला जो ट्रिपल पी मॉडल गवर्नमेंट लेकर आई थी, बेसिकली ये प्राइवेट सेक्टर था उसको अट्रैक्ट करने के लिए लेकर आई थी। 2002 में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का आइडिया गवर्नमेंट ने शुरू करा था। 2002 में 10th प्लान की शुरुआत हुई थी। 10th प्लान का टाइम पीरियड था 2002 से 7 तक। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट का टारगेट क्या था कि आने वाले प्लान्स में हमारा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे खर्चा होगा उसका कुछ परसेंट जो खर्चा है वो कौन करेगा, प्राइवेट सेक्टर करेगा। तो 10th प्लान में 21% जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे खर्चा आया था उसका 21% जो खर्चा था वो किया था प्राइवेट सेक्टर ने। 11th प्लान में फिर आगे जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे खर्चा आया था उसका 32% इन्वेस्ट करा था प्राइवेट सेक्टर ने। 12th प्लान पे टारगेट था गवर्नमेंट का कि 50% तक जो खर्चा है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे वो करेगा पब्लिक सेक्टर, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। 12th प्लान में 48% तक ही जो प्राइवेट सेक्टर था वो खर्चा कर पाया था इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। अब इसके बहुत सारे रीजंस थे, ठीक है, क्योंकि अब देखो जो प्राइवेट सेक्टर है वो अपने प्रॉफिट के लिए काम करता है। अगर उसको कहीं से फायदा हो रहा है तो वो वहां पे खर्चा करेगा और उतना ही खर्चा करेगा जितना उसको फायदा होता है। तो इसीलिए फिर यहाँ पे जो गवर्नमेंट का टारगेट 50% का था, लेकिन किया कितना उन्होंने इन्वेस्ट, 48% तक ही इन्वेस्ट किया। तो फिर 2002 में ये ट्रिपल पी मॉडल आया था 10th 5 ईयर प्लान के टाइम पे। तो इसके बाद फिर जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट ने सोचा कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो लोकल लेवल पे भी अब इन्वेस्ट करेगा। लोकल लेवल पे जो फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है उस पे भी प्राइवेट सेक्टर अब इन्वेस्ट करेगा। उसके लिए अब क्या चाहिए, उसके लिए प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा मोटिवेट करने की जरूरत थी, प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा इनकरेज करने की जरूरत थी, सो दैट कि वो खर्चा करे। तो प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करने के लिए हमारी सरकार लेकर आई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड लेकर आई। इसके अलावा वायबिलिटी गैप फंडिंग भी गवर्नमेंट ने लॉन्च करी। ये जो फंड्स गवर्नमेंट लेकर आई थी ये बेसिकली लेकर आई थी प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे कि वो खर्चा करे। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो इन्वेस्टमेंट जो ऑप्शंस थे इन्वेस्टमेंट मॉडल के, वो सरकार जो प्राइवेट सेक्टर है उसके लिए लेकर आई थी, जैसे कि बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, बिल्ड ऑन ऑपरेट ट्रांसफर, बिल्ड लीज ट्रांसफर। तो ऐसे बहुत सारे जो ऑप्शंस थे वो हमारी सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को दिए, सो दैट कि प्राइवेट सेक्टर आगे आए और खर्चा करे। तो इसके लिए अब ठीक है, वहां पर तो सरकार जो प्राइवेट सेक्टर था वो आकर खर्चा कर रहा था, लेकिन जो सोशल सेक्टर था अभी भी वो कहीं ना कहीं पीछे रह रहा था। सोशल सेक्टर एक्सपेंड हो ही नहीं रहा था। अब सोशल सेक्टर में तो प्राइवेट सेक्टर भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि सोशल सेक्टर पे अगर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करेगा भी तो उसको कोई फायदा नहीं हो रहा था, इसलिए प्राइवेट सेक्टर सोशल सेक्टर में एंट्री कर ही नहीं रहा था। तो ऊपर से अगर सरकार सोशल सेक्टर पे कुछ खर्चा करना चाहती थी तो उसके लिए सरकार के पास ना तो फंड्स ही थे और ना ही टाइमली इस सेक्टर को डेवलपमेंट करने के लिए कुछ फंड्स वगैरह या रिसोर्सेज वगैरह कुछ भी नहीं था हमारी सरकार के पास भी। तो 2012 तक जो सरकार थी उन्होंने देखा कि भी ठीक है, कोशिश करी कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो इन सेक्टर में भी एंट्री करे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। तो 2012 तक फिर सरकार ने देखा कि जो हमारा एजुकेशन का सेक्टर था, हेल्थ केयर का सेक्टर था, वो कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह चुका था। इंडिया में अब एजुकेशन के ऐसे हालात हो गए थे कि लोग कई ऐसे यूथ था जो एजुकेटेड था भी, लेकिन उनको नॉलेज नहीं थी। उनके पास एजुकेशन थी, पढ़ रहे थे, ठीक है, डिग्री कर रहे थे, लेकिन उनके पास नॉलेज नहीं थी। अब किसी पर्सन ने बीटेक कर रखी है लेकिन उसको अपने फील्ड का कुछ पता ही नहीं होता था। तो अब जो हमारा यूथ था, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स बहुत था लेकिन एजुकेटेड नहीं था। वो एजुकेटेड था भी लेकिन उनके पास नॉलेज नहीं थी, ये यहाँ पे दिक्कत आ रही थी। तो फिर बाद में 2013 में कंपनी एक्ट के थ्रू जो हमारी सरकार थी वो लेकर आई कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या था, इसमें सरकार ने बोला कि जो प्राइवेट सेक्टर है ना, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जो भी प्रॉफिट मिल रहा है उस प्रॉफिट का कुछ परसेंट वो सोशल सेक्टर पे खत्म करेगी, सोशल सेक्टर पे खर्च करेगी। अब जो स्टार्टिंग में 2013 में जब ये एक्ट आया था तो उस टाइम पे था इसका
3% का, कि प्राइवेट सेक्टर को जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट का 3% प्राइवेट सेक्टर इन जो सोशल सेक्टर है उस पे वो खर्च करेगा, सो दैट कि अब सोशल सेक्टर को थोड़ा ऊपर उठाने की जरूरत थी। सोशल सेक्टर में एजुकेशन आ गया, हेल्थ केयर आ गया, तो इसमें अब प्राइवेट सेक्टर भी कुछ खर्चा करेगा। लेकिन 2015 में फिर गवर्नमेंट जो थी वो चेंज हो गई, तो इससे जो CSR एक्सपेंडिचर थे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो एक्सपेंडिचर थे वो भी फिर धीरे धीरे चेंज हो गए। 2014 में फिर हमने देखा मिड 2014 में सेंटर की जो सरकार थी वो चेंज हो गई। पहले कांग्रेस थी, बाद में बीजेपी आ गई, तो बीजेपी ने आकर फिर एकदम से सारा कुछ चेंज कर दिया। जो प्राइवेट सेक्टर था उसके लिए एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट बना दिया, प्राइवेट सेक्टर को फिर आगे आने की परमिशन दे दी गई। अब प्राइवेट सेक्टर जो है वो काम करेगा अपने प्रॉफिट के लिए, अपने फायदे के लिए, उसको इन्वायरमेंट से कोई लेना देना नहीं है। इन्वायरमेंट का जो मर्जी होता रहे उसको कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने अपनी इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो कर ही लेनी है। चाइना में अगर हम बात करें तो चाइना में भी ऐसा ही हो रहा है। चाइना वालों ने बहुत ज्यादा तरक्की की है, लेकिन उसके पीछे उन्होंने इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा खराब किया है। इन्वायरमेंट की उनको कोई परवाह नहीं है। अब जो वर्ल्ड में इन्वायरमेंट की समिट्स हो रही है वो क्या बोल रहे हैं उसके साथ चाइना को कोई लेना देना नहीं है। ना तो वो कोई अपने टारगेट्स फिक्स करता है, ना उनको कोई ग्रीन एनर्जी के साथ लेना देना है। तो सेम अब इंडिया में भी 2014 के बाद बीजेपी की सरकार को ये ब्लेम किया जा रहा है कि जो बीजेपी की सरकार है उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को इतनी ज्यादा मतलब छूट दे रखी है कि वो हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा गंदा कर रहे हैं। इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, लेकिन ठीक है ग्रोथ भी चाहिए, डेवलपमेंट भी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ इन्वायरमेंट का भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना जरूरी है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर ऐसा नहीं करता, तो उसके लिए प्राइवेट सेक्टर को आगे लाने के लिए सरकार है बहुत सारे चेंजेस कर रही है। जैसे लैंड एक्विजिशन लॉज में चेंजेस कर रही है, लेबर लॉज ला रही है, नए नए कंपनी लॉज ला रही है, टैक्स लॉज, गवर्नमेंट प्रोसेस को डिजिटलाइज कर रही है। डिजिटलाइजेशन जो है बहुत तेजी से हो रही है इंडिया में। तो बेसिकली क्या है, अब बीजेपी सरकार को ब्लेम किया जा रहा है कि ये प्राइवेट सेक्टर को फेवर कर रही है। लेकिन अब चाइना में भी ऐसा ही है, ग्रोथ डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो आम जनता है उनका ध्यान नहीं दे रहे। तो यहाँ पर भी सेम वही हो रहा है। जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है वो बिल्कुल हिल चुका है। लीगल फ्रेमवर्क, लेबर लॉज, ये सारे वो चेंज कर रहे हैं सो दैट की कंट्री की ग्रोथ हो सके, डेवलपमेंट हो सके। लेकिन इसके बीच में इन्वायरमेंट का और आम जनता का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा। ठीक है, ये इस बुक में लिखा हुआ है, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। तो नेक्स्ट हम करेंगे सेंटर सेक्टर स्कीम्स और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।